मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का बम्पर बजट आ चुका है और साल 2025 के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने कौन सी ऐसी जनहितैषी योजनाएं हैं जिन्हें तेज करने का शुरू करने का मसौदा जनता के समक्ष रख दिया है और कैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने तकरीबन 4,21,000 करोड़ के बजट का पिटारा खोला है। विधानसभा के सदन पर जैसे ही ये आंकड़ा आया तो एक तरह से नया इतिहास मध्य प्रदेश में रच दिया गया। बजट की दृष्टि से देखें तो इस बजट में जहां एक और महिलाओं का खास ख्याल रखा गया है तो दूसरी तरफ उद्योग जगत यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का सीधा और बड़ा असर जो है इस बजट पर देखने को मिला है। कैसे ये बजट जो है आने वाले साल में जनता के लिए लाभदायक बजट साबित होगा और एमपी की मोहन सरकार के इस बजट में कहां रही चीनी कम कम और कैसे इस चीनी की मिठास यानी कि बजट की मिठास जो है जनता को रिलैक्स भी कर रही है क्योंकि नया टैक्स जो है लादा नहीं गया है। हमारे साथ तमाम मसलों पर बात करेंगे और मध्य प्रदेश के इस आम बजट 2025 की सर्जरी करेंगे। देश के जाने माने अर्थशास्त्री, कानूनविद और मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट के मंत्री प्रतिनिधि श्री अशोक गोयल जी हमारे साथ इस खास सेगमेंट में जुड़ेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज के इस खास फोरम पर। गोयल जी, हमने देखा है कि लगातार आप बजट की बारीकियों पर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, आपकी पैनी निगाह टिकी रहती है कि आखिर आर्थिक मामलों में कहां कई नई दिशा दिखाई दे रही है। क्या दूरदृष्टि और पक्का इरादा रखने वाला ये मोहन सरकार का बजट 2025 आपको नजर आता है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विज़न को ध्यान में रखते हुए 2025 का बजट जगदीश देवड़ा जी जो हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम भी है और वित्त मंत्री है, पेश किया है। ये बजट में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस बजट में किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है जी। दूसरा, इस बजट में बजट के पूर्व जो उन्होंने इन्वेस्टर मीट की थी, उद्योगों को आकर्षित किया था प्रदेश के, देश के और राष्ट्र के, तो उसके कारण बहुत फंड इस बजट के माध्यम से आएगा और उस माध्यम से आने के कारण 3 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। बहुत बड़ी बात है जी। हमारा मध्य प्रदेश संपन्न प्रदेश है और हमेशा युवाओं से भरा हुआ है। पूरे देश में आज भारत में युवाओं की भरमार है। ऐसे में जो ब्रेन ड्रेन की समस्या है कि आज मध्य प्रदेश या भारत के जो युवक बाहर जाते हैं सर्विस करने, उस पर एक तरह से इस बजट के माध्यम से उद्योगों के बढ़ावों के माध्यम से उनको रोकने का प्रयास भी किया जाएगा और 3 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर भी दिए जाएंगे। तो दूसरे राज्यों के लिए मध्य प्रदेश का बजट एक तरह से उदाहरण रहेगा। आज 40,400 करोड़ की आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से बहुत सारे लोगों को रोजगार के उपलब्ध होंगे अवसर भी, और आवास योजनाओं के माध्यम से गरीबों को मकान भी मिलेंगे। इसी प्रकार हमारा 2028 में जो सिंहस्थ तारा है उसके लिए 2000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार जो सनातन धर्म के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी की भावनाओं को देखते हुए जहाँ जहाँ श्री कृष्ण जी के चरण पड़े हैं वहाँ 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस प्रकार ओंकारेश्वर को महाकाल लोक की तर्ज पे विकसित किया जाएगा और इस तरह से किया जाएगा कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिले और जो व्यक्ति महाकाल आएगा वो ओंकारेश्वर भी जाए। तो मध्य प्रदेश एक तरह से पर्यटन के क्षेत्र में भी विकास की ओर कदम बढ़ा रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में आने से भी मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे अच्छा कदम पंचमढ़ी में उठाया है, जहां उन्होंने अमलतास होटल का पूरा मैनेजमेंट टॉप टू बॉटम महिलाओं को दिया है। ये एक तरीके से मैसेज है कि हम चाहते हैं कि प्रदेश में महिलाओं का विकास हो, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे उद्योग में हो, हर क्षेत्र में मोहन सरकार महिलाओं की तरफ ध्यान दे रही है। इसी प्रकार जो हमारी लाडली बहना योजना है उसको भी अटल पेंशन योजना से जोड़ा गया है। ये अपने आप में एक तरह से इसका बहुत आने वाले समय में इसका बहुत बेनिफिट होगा
और अटल पेंशन योजना जो योजना अपने आप में जो योजना है वो आज की योजना नहीं है, बहुत पुरानी योजना है। इसको क्लब करके इस योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को बेनिफिट दिया जाएगा। बहुत बड़ी बात है। और ये भी कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने जो बजट निकाला है 4,21,000 करोड़ का आंकड़ा है, ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड भी है। और ये भी कहा जा सकता है कि जब सदन पटल पर जब वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट का अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, वैसे ही विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस ने वॉकआउट की तैयारी शुरू कर ली थी। शायद यही वजह है कि बार बार जो है सत्ता पक्ष पर आरोपों की बौछारें करने की शुरुआत कर दी गई। और जब बजट का आंकड़ा 4,21,000 करोड़ को छूने लगा तो कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर लिया। हम देखें यहां पर बजट की खूबसूरती यह रही कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ साथ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति भी यहां पर जो है सुर्खियों का विषय रही। हालांकि यहां पर वो सौजन्य और शिष्टाचार मुलाकात की बात कहते जरूर नजर आए, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से जो है कांग्रेस ने इसे शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी को सियासी आईना देने की कोशिशें भी की। वहीं आगे बात करें, अगर हम बजट की बात करें तो महिलाओं का खास ख्याल रखा गया है। जैसा अशोक गोयल जी बता रहे थे कि लाडली बहनों को जो है अटल पेंशन स्कीम से जोड़ने का एक बड़ा प्लान जो है मध्य प्रदेश की सरकार तैयार करने जा रही है। और मुझे लगता है कि इसका मसौदा लगभग तैयार है। शायद यही वजह है कि बजट में इसे लेकर प्रावधान भी रख दिया गया है। लेकिन एक बड़ा रिफ्लेक्शन जो दिखाई दिया है वो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। निवेश का एक बड़ा मंत्र उन्होंने दिया है और स्थानीय स्तर पर 3 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा करने की दृष्टि से भी जो है बजट में प्रावधान रखा गया है। गोयल साहब, आपके पास लौटूंगा। मध्य प्रदेश में युवाओं के समक्ष बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। क्या आपको लगता है कि स्वरोजगार की दृष्टि से आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का नारा भी इस बजट में प्रावधान के साथ जो है साकार होता दिखाई दे रहा है? आपका आकलन, आपका एनालिसिस क्या है? अभी इस बजट में स्वच्छता के लिए 532 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 1 लाख किलोमीटर की सड़कों का निर्माण होगा जी, उसमें रोजगार के अवसर भी मिलेंगे जी। स्वच्छता अभियान में आज जो स्वच्छ अभियान में मध्य प्रदेश इंदौर 7वीं बार आया है, 8वीं बार की तैयारी है हमारी। आज जो विदेशी कंपनियां, ये भारत की जो लीडिंग कंपनियां हैं, वो भी इंदौर में अभी लेटेस्ट रियल एस्टेट में एक कंपनी ने 450 करोड़ का इंदौर में इन्वेस्टमेंट किया, गोदरेज कंपनी। जी। अब जब 450 करोड़ का एक कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है तो दूसरी कंपनी भी सोचती है कि इस कंपनी ने इंदौर में इन्वेस्टमेंट किया है, ऐसा क्या है इंदौर मध्य प्रदेश में कि हमारा इन्वेस्टमेंट हम वहाँ ले जाएं। तो जो आकर्षण हो रहा है प्राइवेट सेक्टर में सरकारी नीतियों के कारण हो रहा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सिंगल विंडो हर काम होना चाहिए। वो ये भी चाहते हैं कि रियल एस्टेट में जो FAR बढ़ाने का भी चल रहा है मुद्दा, मास्टर प्लान के मुद्दे भी चल रहे हैं, तो सब तरह से एक आकर्षण यदि महाराष्ट्र के समान रियल एस्टेट सेक्टर में कॉलोनाइजर को और इंडस्ट्री को सिंगल विंडो यदि कर दिया जाएगा तो जो लोग हैं जिनको कि आने से 10 जगह भटकना पड़ता है, वो भटकने के यदि रास्ते कम होंगे, समय बचेगा, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश आगामी समय में राज्य का संपन्न राज्य बनेगा। यहाँ की GDP बढ़ेगी, यहाँ पे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और दूसरे राज्यों में जैसे महाराष्ट्र से दूसरे राज्यों में लोग काम करने जाते हैं, ऐसे मध्य प्रदेश में भी हमारे दूसरे राज्यों से काम करने आएंगे। और ब्रेन ड्रेन की जो समस्या है कि फॉरेन लोग चले जाते हैं अच्छे पढ़े लिखे, वो भी यहाँ IT सेक्टर को प्रभावित करेंगे हम, ताकि यहाँ पे लोग जो बाहर जाते हैं वो यहाँ रुके। बड़ी बात है। यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी निकल कर आई कि 22 नए ITI की शुरुआत भी जो है मध्य प्रदेश की मोहन सरकार करने जा रही है और बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के साथ साथ यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट पर भी जो है मध्य प्रदेश की सरकार का फोकस इस बजट में किए गए प्रावधान के बाद साफ तौर पर नजर आता है। एक और बड़ी बात, एक और नया सवाल कि इंदौर को क्या मिलेगा? इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है और जब उज्जैन जावरा के 4 लेन सड़क की मंजूरी की बात आती है तो बड़ा बजट जो है मध्य प्रदेश की सरकार ने उज्जैन जावरा 4 लेन के लिए रखा है। ऐसे में सड़कों के विस्तारीकरण के लिहाज से, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के विस्तारीकरण के लिहाज से क्या इंदौर को बड़ा लाभ, बड़ा बम्पर फायदा जो है इस MP के मोहन बजट से निकलकर आपको दिखाई दे रहा है? इंदौर को क्या लाभ होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देखें तो आज पूरे मध्य प्रदेश में इंदौर का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे सड़क में हो, चाहे रियल एस्टेट में हो, चाहे कॉलोनाइजिंग में हो, चाहे इंडस्ट्री में हो, अपने आप में सबसे मजबूत यहाँ का डेवलपमेंट है। चाहे मेट्रो ले लें,
सभी तरह से चहुमुखी विकास इंदौर का हो रहा है, वो दिखता भी है। इसीलिए पूरे भारत में जो अच्छे अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, रियल एस्टेट वाले हैं, वो इंदौर के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। अभी पर्यावरण की दृष्टि से एक और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय लिया है कि जो 15 साल के जो वाहन हैं उनको स्क्रैप में भेज दिया जाएगा और उनकी जगह आपको 15% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो इससे दो फायदे होंगे, पर्यावरण दूषित होने से बचेगा और दूसरा जब पुराने वाहन जाएंगे तो उनके बदले में नए वाहन आएंगे, तो नए वाहनों का प्रोडक्शन होगा, उस पर टैक्स आएगा, गवर्नमेंट के पास भी आएगा, इंडस्ट्री का भी प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार नए नए अचीवमेंट कर रही है, बेरोजगारी दूर करने के लिए, विकास के लिए और नया आयाम स्थापित करने के लिए, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भविष्य में होने वाले हैं। बिल्कुल ठीक बात है। राजधानी दिल्ली के बाद अब एमपी ऐसा दूसरा राज्य होगा जहां पर कंडम हो चुके वाहन या 15 साल से ज्यादा पुराने वाहन जो हैं अब वो उनकी सही जगह पर पहुंच जाएंगे। और मुझे लगता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्रांति लाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है और उसके साथ साथ पर्यावरण की रक्षा करने की दिशा में भी जो है एक संवेदनापूर्ण निर्णय यहाँ पर एमपी की सरकार ने इस बजट के साथ ले लिया है। गोयल साहब, एक सवाल और मेरे जहन में है कि क्या आपको लगता है कि आने वाला कल यानी कि एमपी का भविष्य कितना सुनहरा आपको नजर आ रहा है? और 4,21,000 करोड़ के इस बजट में सिंहस्थ को लेकर भी तकरीबन 2,000 करोड़ का प्रावधान है और श्री कृष्ण पाथेय के निर्माण के लिए भी मध्य प्रदेश की सरकार ने बहुत बड़े बजट का प्रावधान किया है। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या भारत का एमपी एक ऐसा राज्य बनेगा जहां पर धार्मिक दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से एक नवाचार भी जो है एमपी की सरकार करने जा रही है? क्या लगता है आपको? केन बेतवा परियोजना मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है जी, जो पूरे बुंदेलखंड में हरित क्रांति लाएगी। कृषि प्रधान देश होने के कारण यदि जल किसानों को खेती के लिए मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारी जो खेती की पैदावार होगी, इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और संपन्नता की दृष्टि से भी हम आगे बढ़ेंगे। धर्म की दृष्टि से महाकाल लोक की स्थापना, ओंकारेश्वर मंदिर की स्थापना, 2,000 करोड़ रुपए सिंहस्थ में देना बजट में, 15,000 करोड़ श्री कृष्ण जहाँ जहाँ जन्म लिया श्री कृष्ण भगवान ने वहाँ देना, उनके कदम पड़े जी, जहाँ श्री कृष्ण जी के पद पड़े वहां पर जो है श्री कृष्ण पाथेय जी। पूरे जिले में जिस प्रकार से ये गीता भवन, हर जिले में एक एक गीता भवन का निर्माण कराया जाएगा। इस दिशा में धार्मिक दृष्टि से, सनातन की दृष्टि से चहुमुखी विकास करने के लिए मोहन सरकार कटिबद्ध है, कमिटमेंट भी है उनका और डिलीवरी भी है। तो इस तरह से सरकार बजट के माध्यम से लोगों के बीच जा रही है और इस बजट में पिछले बजट से डबल का प्रावधान किया गया है। तो आखिर में जाते जाते गोयल साहब, आर्थिक मामलों के आप जानकार हैं, लगातार आपका एनालिसिस हम देखते हैं और सोशल एनालिसिस के साथ साथ पॉलिटिकल एनालिसिस और बजट की सर्जरी भी आप करते हैं। कितने नंबर आप जो हैं एमपी की मोहन सरकार के इस बजट को देंगे? क्या आपको लगता है कि एमपी की सरकार पास रही साल 2025 का आम बजट ऐलान करने में? और 10 में से कितने नंबर आप वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को भी देना चाहेंगे जो कि इस बजट का अभिभाषण सदन में पढ़ रहे थे? अभी तक मैंने हर बजट पे त्वरित टिप्पणी की है, केंद्रीय बजट हो, प्रदेश के बजट हो। तो ये जो बजट है इसमें सभी वर्गों का ध्यान में रखा गया है, सभी व्यक्तियों को ये बजट छूता है। जिस प्रकार हमने स्वच्छता में पूरे भारत में नए आयाम स्थापित किए हैं मध्य प्रदेश ने, उसी प्रकार ये बजट पूरे भारत में नया आयाम स्थापित करेगा। और इस बजट को मेरी दृष्टिकोण से मैं 10 में से 10 नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि ये बजट बहुत संतुलित बजट है और हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा पूरी करेगा, युवाओं की भी करेगा, बुजुर्गों की भी करेगा, धार्मिक यात्रा का भी प्रावधान है, धर्म स्थलों का भी प्रावधान है, सड़कों का भी प्रावधान है। हर व्यक्ति के लिए बजट में कुछ न कुछ रखा गया है। आवास योजना गरीबों को दी जाएगी। तो ये देखा जाए तो ये बजट अपने आप में बहुत संतुलित और सोच समझकर बनाया गया बजट है, जिसमें सब चीज़ों का
ध्यान में रखा गया है। चलिए, बड़ी बात है। सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए जो है इस बजट में कई प्रोविजंस भी हैं, और ये भी कहा जा सकता है कि आम जनता के लिहाज से जो कि रोटी कपड़ा और मकान के संघर्ष से जुटी है, उनके लिए कई एडवांसमेंट फीचर्स भी जो है इस बजट में दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के भविष्य की दृष्टि से ये सुनहरा बजट कहा जा रहा है, लेकिन देखना ये होगा कि जनता क्या वाकई में इसको लेती है किस तरह से। और आने वाली दृष्टि में, आने वाले कल में, जब मध्य प्रदेश का चहुमुखी विकास की जो बात हम लगातार कर रहे हैं, जो परिकल्पनाएं लगातार जनता के समक्ष रखी जा रही हैं, उनका किस तरह से सही मायनों में क्रियान्वयन होता है, तब जाकर रिपोर्ट कार्ड के सही नंबर हमें दिखाई देंगे। लेकिन इतना जरूर है, ऊपरी तौर पर सुपरफिशियली इस बजट को जो है आप कह रहे हैं कि बहुत मिठास है, जनता को राहत देने वाला बजट है, लेकिन एक बड़ी खबर यह भी है कि जनता पर कोई टैक्स नहीं लादा गया है। किसी नए टैक्स का ऐलान नहीं करना भी पब्लिक को एक बड़ा रिलैक्सेशन देने की दृष्टि में एक कदम माना जाता है, और मुझे लगता है कि रिलैक्स जनता है और टैक्स नहीं लगा है, तो इस बजट को जो है जनहितैषी बजट भी कहा जा सकता है। देखना होगा कि सदन से जरूर विपक्षी दल कांग्रेस ने वॉकआउट किया है, लेकिन अब इस बजट पर यानी कि क्रिया पर क्या प्रतिक्रिया आने वाले दिनों में राजधानी भोपाल से निकल कर आती है। फिलहाल ये बजट की सर्जरी हम आपको बता रहे थे, और बजट की बड़ी बातें बताने के लिए हमारे साथ मौजूद थे कानून मामलों के जानकार, आर्थिक मामलों के जानकार और मंत्री प्रतिनिधि श्री अशोक गोयल जी। ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहें आपके अपने न्यूज चैनल MP न्यूज के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।